नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का हिंदी साहित्य पाठशाला में। आज हिंदी साहित्य ऑप्शनल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका दूसरा खंड। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बार देख लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था नंबर 1, कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास में अंतर पढ़ा था हमने पहले। उसके बाद हमने पढ़ा था हिंदी की पहली कहानी। इसके बाद हमने पहले पढ़ा था हिंदी की पहली कहानी, जिसमें हमने तय किया था कि अंततः एक टोकरी भर मिट्टी, इसको हम मानेंगे हिंदी की पहली कहानी, क्योंकि इसमें यथार्थवाद के साथ साथ कहानी के जो तत्व हैं वो ठीक ठाक दिखाई देते हैं। किसने लिखी थी इस कहानी को? इस कहानी को लिखा था माधवराव सप्रे ने। ठीक है। इसके बाद हमने किया था हिंदी साहित्य में जो हिंदी कहानी का विकास है, हिंदी कहानी का विकास, पूरे विकास क्रम को हमने 3 अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया था, जिसमें प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग और प्रेमचंद के पश्चात का युग, ये 3 हमने विभाजित किया था। इसको भी अलग अलग 3 खंडों में फिर हमने विभाजित किया था। ये वाला जो हिस्सा है प्रेमचंद पूर्व युग, ये हमने पिछली कक्षा में कर लिया है, हमने पढ़ लिया है। हमने इसकी प्रवृत्तियाँ देखी, हमने इसकी कुछ विशेषताएं देखी, कुछ प्रमुख रचनाकारों को देखा, और जो इस दौर की सर्वप्रमुख उपलब्धि रही है, एक कहानी जिसका नाम है उसने कहा था, इसके बारे में हमने जाना। किसकी रचना है ये है गुलेरी जी की रचना है। ठीक है। तो ये था पिछली कक्षा का डिटेल जो हमने पढ़ा। अब आज हम शुरू करेंगे ये प्रेमचंद और प्रसाद युग, जिसको हम पीपी युग कहेंगे शॉर्ट में। ठीक है। तो प्रेमचंद प्रसाद युग में इसमें हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे प्रेमचंद प्रसाद युग। हम इस युग के बारे में जानेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा होगी। फिर हम प्रसाद की कहानी कला को जानेंगे, प्रसाद की कहानी कला, और फिर हम प्रेमचंद की कहानी कला को जानेंगे। ये होगा हमारा आज का टॉपिक। और इसमें हम एक देखेंगे हिंदी साहित्य को, हिंदी कहानी लेखन को प्रेमचंद का क्या योगदान रहा। हिंदी कहानी को प्रेमचंद का योगदान, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर मेंस में सवाल आता है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद प्रसाद युग कब से कब तक का कालखंड है? ये हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था 1915 से लेकर 1936 तक का कालखंड हम पीपी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब किसी भी कालखंड में जो भी रचनाएं होंगी, कहानी लिखी जाएंगी, कविताएं लिखी जाएंगी, मुझे एक बात बताइए कि क्या वो रचना उस दौर में, उस कालखंड में जो भारतीय समाज की प्रवृत्तियाँ रही हैं उससे प्रभावित होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो ज़रा इतिहास में जाते हैं और देखते हैं कि ये 1915 से 36 का जो दौर है वो कौन सा दौर रहा है, उस वक्त इतिहास में क्या चल रहा था। तो हम देखेंगे 1915 से लेके 1936 तक गांधीवादी आंदोलन का दौर है। इस दौरान आप असहयोग आंदोलन
इतिहास में पढ़ेंगे। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी दौर में आया। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो हमने पढ़ा है इतिहास में, इसके अलावा पुनरुत्थानवाद आपने इतिहास में पढ़ा होगा। पुनरुत्थानवाद का मतलब क्या है? अपने इतिहास की तरफ लौटो और अपने इतिहास में जो भी प्रमुख बातें रही हैं जिससे हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं उसकी ओर लौटो, वहाँ से प्रेरणा लो और अपने आप को बौद्धिक स्तर पर मजबूत करो और फिर अंग्रेज़ों से लड़ो। जो एक पुनरुत्थान, इसको हम कहते हैं पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण। ये मूलतः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा होता है। तो इस दौर में आपको कई सांस्कृतिक संगठन बनते हुए नज़र आएंगे, जैसे हिंदू महासभा, आरएसएस जैसे सांस्कृतिक संगठन नज़र आएंगे। तो कोई भी रचनाकार जो इस दौर के भारत में जी रहा है, वो कविताएं, कहानियाँ या उपन्यास की रचना कर रहा है, वो इन घटनाओं से प्रभावित हुए बिना अपनी रचनाओं को नहीं पूरा कर पाएगा। वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। इसलिए जब इस दौर की रचनाएं लिखी जाएंगी तो उस पर आपको इस स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव दिखेगा। ठीक है। जैसे प्रेमचंद ने एक देश प्रेम से बड़ी कुछ कहानियाँ लिखी। जैसे एक उनकी कहानी है सोजे वतन। कौन सी कहानी है? सोजे वतन। इसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया। क्यों? क्योंकि इसमें देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी थी। ऐसे भी उस दौर में होता था। कोई भी कहानी, कोई भी उपन्यास, कोई भी रचना जो लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करती हो, उसको अंग्रेज़ ऐसे ही जब्त कर लिया करते थे। तो प्रेमचंद की इस रचना को भी जब्त कर लिया गया था। इस समय प्रेमचंद के नाम से नहीं लिखते थे। दरअसल वो धनपत राय के नाम से रचना करते थे। बाद में 1915 के बाद वो प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। तो ये प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जो देश प्रेम की भावना से भरी है, देश प्रेम से भरी हुई कहानी है। दरअसल ये कहानी का संग्रह है। इसमें 5 कहानियाँ हैं। ठीक है। तो बैकग्राउंड पूरा क्या हुआ कि ये जो पीपी युग है, प्रेमचंद प्रसाद युग, ये पूर्णतः गांधी युग के समानांतर चलता है। ठीक है। जब ये गांधी युग के समानांतर चलेगा तो इस पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव नज़र आएगा। क्या है ये? गांधी युग के समानांतर चलता है, गांधी युग के समानांतर है, इसलिए इस पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव है। जब पूरा देश गांधीवाद से प्रभावित था, उस वक्त रचनाकार कैसे प्रभावित हुए बिना अछूते रह सकते थे उससे। इसीलिए आपको इस दौर की रचनाओं में भी गांधीवाद का प्रभाव नजर आएगा। जैसे अहिंसा गांधीवाद का मूल दर्शन है। सत्याग्रह, हृदय परिवर्तन, ये सब आपको इस दौर की कहानियों में नज़र आएगा और ये ख़ास तौर पर प्रेमचंद की कहानियों में नज़र आएगा। प्रसाद पर उतना प्रभाव नज़र नहीं आएगा। प्रसाद पर उतना प्रभाव नहीं गांधीवाद का, लेकिन प्रेमचंद पर बहुत प्रभाव है। ठीक है। प्रसाद को आप देखेंगे तो उनमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव ज़्यादा नज़र आता है। प्रसाद पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव ज़्यादा नज़र आता है। अभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? जैसा कि मैंने कहा, अपनी भाषा, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, इन सब को आधार बनाकर लोगों को एकजुट करना और इस आधार पर राष्ट्रवाद के लिए, इस आधार पर अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए मांग करना, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है।
प्रसाद पर ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव ज़्यादा नज़र आता है, जबकि प्रेमचंद पर इस दौर में जो गांधीवादी विचारधारा है उसका प्रभाव नज़र आता है। प्रसाद पर ऐसा नहीं है कि गांधीवाद का प्रभाव नहीं है, पर उतना स्पष्ट नहीं दिखता, जबकि जो प्रेमचंद पर है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। तो ये रहा इस दौर का बैकग्राउंड। तो क्या प्रसाद और प्रेमचंद युग में यही दो रचनाकार हैं जो जिन्होंने कहानियों की रचना की? तो ऐसा नहीं है, कुछ अन्य कहानीकार भी हैं इस दौर के। जैसे जब भी इस दौर की बात आए और मौका मिले तो आप इन दो रचनाकारों का नाम ज़रूर लिख दीजिए। एक रचनाकार हैं सुदर्शन, इनकी एक रचना है हार की जीत, इनकी एक कहानी है हार की जीत। और एक कहानीकार हुए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। क्या नाम है उनका? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनकी एक रचना है ताई। इसके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं मौका मिले तो एक लाइन कहीं भी लिख दीजिए। अन्य रचनाकारों में प्रेमचंद प्रसाद युग के कुछ अन्य रचनाकारों में से सुदर्शन और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक प्रमुख हैं। ये हुआ बैकग्राउंड। तो ये हमने समझ लिया कि इस दौर के रचनाकारों पर, उनके विचारों में, उनके मनोमस्तिष्क पर क्या चल रहा होगा जब वो रचना कर रहे होंगे। तो जो उस दौर में चल रहा होगा भाई उनके मन में चल रहा होगा, इसलिए उनकी रचनाओं में इसका प्रभाव नज़र आएगा। और ये हमेशा होता है, आज भी आप लिखेंगे तो आप वही लिखेंगे जो आज के समाज में चल रहा होगा। अगर आप फैंटेसी नहीं लिख रहे हैं तो, अगर आप काल्पनिक बातें नहीं लिख रहे हैं तो, अगर आप यथार्थवादी रचनाएं कर रहे हैं तो आप वही करेंगे, वही लिखेंगे जो आज का समाज जी रहा होगा। आज का समाज की जो सच्चाई होगी आप वो लिखेंगे। अब इससे पहले कि हम प्रसाद को पढ़ें, प्रसाद की कहानी कला को समझें, हम थोड़ा सा एक टर्म है जो उसको हम कई बार सुनते आ रहे हैं, बहुत बार सुनते हैं, वो है यथार्थवाद। थोड़ा इसको समझ लें कि ये दरअसल है क्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियलिज्म, अंग्रेजी में कहते हैं रियलिज्म। यथार्थवाद का सीधा सीधा मतलब है जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, जो वास्तविक दुनिया में नज़र आ रहा है, उसको सीधा सीधा बिना किसी बनावट के, बिना किसी लाग लपेट के अपनी रचना में समाहित भर कर देना। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ? जीवन की वास्तविकताओं का सजीव चित्रण। यथार्थवाद की परिभाषा क्या है? जीवन की वास्तविकताओं का सजीव चित्रण, यही यथार्थवाद है। कहने का मतलब क्या हुआ कि रचनाकार, कहानीकार जो समाज में देख रहा है, जो वास्तव में हो रहा है, उसको सीधे सीधे अपनी रचना में उतार देना, बिना किसी सजावट के। ना उसमें कोई वो अतिशयोक्ति करे, कुछ उसमें बढ़ा चढ़ा कर ना लिखे, उसमें अपनी कल्पना का समावेश ना करे, जैसा है वैसा लिख देना। दुख हो, सुख हो, संघर्ष हो, अन्याय हो, जैसा है वैसा का वैसा दिखा देना। ऐसा नहीं कि समाज में अन्याय हो रहा है और यहाँ दिखाया जाए कि जो पूंजीपति वर्ग है वो तो श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है वास्तव में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको नहीं दिखाना है, अगर हो रहा है तो दिखाना है। ठीक है, तो जो वास्तविकता है उसको समाहित करना अपनी रचनाओं में, यही यथार्थवाद है। ठीक है, आदर्श की जगह, रोमांच की जगह, कल्पना की जगह जो सामाजिक सच्चाई है उसको दिखाना। जैसे आप प्रेमचंद को कहते हैं यथार्थवाद का जनक, जैसे प्रेमचंद जो हैं यथार्थवाद के जनक हैं, तो आप इनकी एक कहानी जो आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी, वो है क्या? पूस की रात। पूस की रात में एक गरीब किसान है, उस गरीब किसान का जो यथार्थ है उसको दिखाया गया है। ऐसा नहीं दिखाया है कि आज गरीब था, जो ज़मीन का मालिक है या जो फिर पूंजीपति वर्ग है, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसने कुछ ठोकर खाई और कल से वो, जैसा कि हमने कथा के बारे में पढ़ा था, हमने कुछ कथाएं पढ़ी थी जो अंततः आपको शिक्षा देती हैं। जैसे शेर का हृदय बदल जाता है, वो चूहा को छोड़ देता है, वैसा नहीं होता है।
तो वास्तविकता में जो गरीब किसान था वो गरीब ही रह जाता है। जैसे गोदान में होरी अंधतः गरीबी से लड़ते लड़ते जूझते जूझते अंधतः उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा वहाँ नहीं होता है कि अंत में आके कुछ चमत्कारिक घटना हो जाए और फिर वो उसका जीवन स्तर बदल जाए, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही होता है और कम से कम उस दौर में तो ऐसा ही हो रहा था। इसलिए जो हो रहा था उसको दिखाया गया। एक और कहानी है चीफ़ की दावत। चीफ़ की दावत कहानी में जो मध्यवर्गीय दिखावा और संघर्ष का यथार्थ है वो दिखाया गया है। कैसे मध्यवर्गीय परिवार एक तरफ तो आर्थिक संघर्ष से जूझता रहता है और दूसरी तरफ उस पर ये भी दबाव रहता है कि वो समाज को ये दिखाए कि उसकी आर्थिक हैसियत ठीक है। समझ रहे हैं? जो आज भी मध्यवर्गीय परिवार में आपको दिखता है कि एक तरफ दिखावे के लिए धन खर्च किए जाते हैं और दूसरी तरफ परिवार में आंतरिक कलह और आंतरिक आर्थिक समस्या बनी रहती है। तो उस यथार्थ को चीफ़ की दावत में भीष्म साहनी ने पकड़ा है। तो ये है मूलतः यथार्थवाद। अब यथार्थवाद भी दो अलग अलग रूपों में आता है। यथार्थवाद भी दो अलग अलग रूपों में आता है। जैसे एक हम कहते हैं सामाजिक यथार्थवाद, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। ठीक है। सामाजिक यथार्थवाद में आप क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देख लीजिए कि सामाजिक यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के पुरोधा कौन है। तो इसके पुरोधा हैं प्रेमचंद और इसके प्रसाद। ये दौर कौन सा है? यथार्थवाद का दौर है। इसमें दो प्रमुख यथार्थवादी रचनाकार हैं, प्रेमचंद और प्रसाद। लेकिन प्रेमचंद जो है वो सामाजिक यथार्थवाद के रचनाकार हैं, जबकि प्रसाद मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के रचनाकार हैं। एक और व्यक्ति जिसकी हमने चर्चा की हुई थोड़ी देर पहले, सुदर्शन, ये भी प्रेमचंद के समकालीन हैं और सामाजिक यथार्थवाद के रचनाकार हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? जैसे हमने बात की पूस की रात में गरीब किसान की स्थिति, जैसे हमने बात की चीफ़ की दावत में मध्यवर्गीय परिवार के दिखावे और संघर्ष का यथार्थ, ये दरअसल है क्या? ये दरअसल सामाजिक यथार्थ है। सामाजिक यथार्थ मतलब जिसमें स्त्री, किसान, मजदूर, इन सब की चिंता नज़र आए, समाज की चिंता नज़र आए, बच्चों की चिंता नज़र आए, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसकी चिंता नज़र आए, जो समाज का हाशिए पर का वर्ग है उसकी चिंता नज़र आए, उसके यथार्थ को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, वो है सामाजिक यथार्थवाद। उसी तरह यदि हम मनोवैज्ञानिक यथार्थ की बात करें तो मन के भीतर का जो यथार्थ है, इसमें क्या है? मन के भीतर का यथार्थ, मन के भीतर की सच्चाई को उजागर करना, वो मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी रचनाकारों का उद्देश्य है। जैसे आपके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है, आपके मन की भावना क्या है, आपके मन के भीतर कौन सी भावना जागृत हो रही है, आपका विचार क्या है, ऐसे शब्द यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अंतरंग सच्चाई, ऐसे बाहर से कुछ और दिखा रहा है, वास्तविक सच्चाई कुछ और है। तो मन को पढ़ना, मानसिक उलझन, अपराध बोध, आपने कोई कृत्य किया और उस अपराध बोध से ग्रसित हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कुछ फैसले भी नहीं कर पा रहे हैं, आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। जब हम कहते हैं कि एक फेमस पंक्ति है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो जो फिज़िकल वर्ल्ड है वहाँ तक तो रवि पहुँच ही रहा है, लेकिन कहाँ नहीं पहुँच रहा है? आपके मन के भीतर नहीं पहुँच रहा है। वहाँ कौन पहुँच रहा है? वहाँ रचनाकार पहुँच रहा है, वहाँ कविता पहुँच रही है। आपके मन में झांक कर आपके मन के भीतर का जो द्वंद्व है, आपकी भावना, आपका विचार, आपकी सच्चाई, उसको उजागर करता है मनोवैज्ञानिक रचनाकार।
वही है मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। इसके प्रमुख रचनाकार, तो ये दो अलग अलग हिस्सा हुआ। सामाजिक यथार्थ, जो समाज से जुड़े मुद्दों को, समाज की सच्चाई को आपके सामने रखे, वो सामाजिक यथार्थ की रचना है। जो मन के भीतर की सच्चाई को आपके सामने रखे, वो मनोवैज्ञानिक यथार्थ की रचना है। यथार्थवाद क्या है? जो सच्चाई को सामने रखे, जो जीवन की वास्तविकताओं को सामने रखे, वो यथार्थवाद है। तो ये हो गया यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की चर्चा। अब इसमें से थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि प्रसाद जो हैं इसके पुरोधा हैं मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के। प्रसाद की ही परंपरा में आगे चलकर आपको कुछ लोग मिलेंगे, जैसे जैनेंद्र, इसके अलावा इलाचंद्र जोशी, जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी और एक अज्ञेय। आगे चलकर ये तीन रचनाकार मिलेंगे, ये भी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के रचनाकार हैं। यहीं से इनकी कहानियों में भी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद आपको नज़र आएगा। वैसे ही अगर सामाजिक यथार्थवाद की बात करें तो यहाँ आगे चलकर आप आगे पढ़ेंगे जनवादी कहानी। आगे आप पढ़ेंगे जनवादी कहानी। ये कहाँ से उद्भव हुआ है? यही प्रेमचंद की परंपरा से आगे बढ़कर ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा यथार्थवाद का परिचय और उसकी व्याख्या। अब हम बढ़ते हैं प्रसाद युग पर। प्रेमचंद प्रसाद युग में प्रसाद की कहानी कला को समझते हैं। हम समझते हैं प्रसाद की कहानी कला। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है और आता है टिप्पणी के तौर पर, या फिर नॉर्मल जो 15 और 20 अंकों का सवाल, 20 अंक का तो नहीं आएगा, 15 अंक का आएगा, आ सकता है। जैसे एक कहानी वाली, प्रसाद की कहानियाँ शिल्प का ताजमहल है। ऐसे कुछ कहानियाँ, मतलब ऐसे कुछ पंक्ति लिखी रहेगी और आपको उसकी व्याख्या करनी होगी। एक तरह से व्याख्या समझ लीजिए, उसका उत्तर लिखना होगा। तो आपको कहानी कला के पूरे पहलुओं को जानना होगा और उस हिसाब से जो सवाल आएगा उसके हिसाब से आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं प्रसाद की कहानी कला को। तो थोड़ा प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रसाद जो हैं वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने कविताएँ भी करी हैं, उन्होंने नाटक भी लिखा है, कहानी भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है और समीक्षा भी लिखी है। प्रसाद जो हैं इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, इन्होंने उपन्यास लिखा है, इन्होंने समीक्षा लिखी है और कविता लिखी है। हमको एक कविता पढ़नी है, कौन सा? कामायनी। ये हमारे सिलेबस में है, प्रसाद की कविता कामायनी। हमको एक नाटक पढ़ना है, कौन सा? स्कंदगुप्त, आपको याद होगा, हमने सिलेबस डिस्कशन में इसकी चर्चा की थी। तो प्रसाद की जो टेक्स्ट बुक हमको पढ़नी है वो स्कंदगुप्त और कमायनी का 2 सर्ग ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये हुआ प्रसाद के बारे में कि प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं और उन्होंने इतनी सारी हिंदी साहित्य को इनका क्या क्या योगदान है। इनकी जो पहली कहानी क्या है? इनकी पहली कहानी है, इसका नाम है ग्राम। कुल 69 कहानियाँ लिखी हैं प्रसाद ने। ये कहानी कब आई थी? 1911 में। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखें तो अच्छी बात है। कुल 69 कहानियाँ लिखी हैं प्रसाद ने। ठीक है, तो ये एक फैक्ट्स कुछ हमने देख लिया। अब आते हैं प्रसाद की कहानियों की विशेषताएं क्या क्या रही हैं। देखिए, अभी हम जब विशेषताओं पर चर्चा करेंगे तो हम कुछ प्रमुख टर्म्स की बात करेंगे और जब आपको इन विशेषताओं को याद रखना है तो आप उन टर्म्स को याद रखेंगे और फिर अपनी भाषा में आंसर लिखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये टर्म्स याद कैसे रहेंगे। तो आपको विशेष इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कामायनी पढ़ेंगे और स्कंदगुप्त पढ़ेंगे, क्योंकि स्कंदगुप्त पूरा टेक्स्ट बुक है, आप उस पूरे टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आपको नज़र आएगा,
उसमें नाटकीयता नज़र आएगी, उसमें इतिहास का परिवेश बनाकर रचना को लिखा गया हो वो नज़र आएगा। तो वहाँ से जो नज़र आएगा वही चीज़ प्रसाद की कहानियों में भी नज़र आएगा। लेकिन क्योंकि कहानियाँ, प्रसाद की कहानियाँ जो हैं वो टेक्स्ट बुक का हिस्सा नहीं है, वो हमारे टेक्स्ट बुक, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है जो उस टेक्स्ट को पढ़ना हो। तो हम किसी कहानी को स्पेशली टेक्स्ट बुक के माध्यम से नहीं पढ़ रहे हैं प्रसाद की। हम उनके कुछ कुछ प्रमुख कहानियों की चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में, बहुत ब्रीफ में। तो हमको कैसे पता चलेगा कि उन कहानियों में कौन सी विशेषताएं हैं? हमको वो स्पष्टता, जब तक हम कहानी नहीं पढ़ेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल क्या है कि प्रसाद की कुछ अन्य रचनाएं हमको पेपर 2 में पढ़नी है। वहाँ पे जो विशेषताएं आपको नज़र आएंगी, वहाँ पे जो प्रवृत्तियाँ नज़र आएंगी, आप सीधे सीधे कहानियों में भी वो प्रवृत्तियों, वो विशेषताओं को समाहित कर दीजिए आप। लेकिन एग्जाम्पल जब दीजिए तो किसी कहानी का दीजिए। जैसे आप जब स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तो उसमें आपको खूब नाटकीयता नज़र आएगी, अचानक से कुछ भी घटित हो जाता है, आकस्मिकता खूब नज़र आएगी। आप लिखिए कि प्रसाद की कहानियों में भी नाटकीयता खूब दिखती है, आपको भले पता हो या ना पता हो, लेकिन आप एग्जाम्पल दीजिए कहानी से। जब कहानी के बारे में सवाल आएगा तब आप एग्जाम्पल स्कंदगुप्त का नहीं देंगे, तब आप किसी कहानी का एग्जाम्पल देंगे। जैसे आकाशदीप में नाटकीयता दिखती है, पुरस्कार कहानी में नाटकीयता दिखती है, वैसे ही हम जब स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसमें खूब नज़र आएगा। एक यूनान की लड़की गाना गा रही है कि भारत कैसा देश है, अरुणीय मधुमय देश हमारा। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आपको वहाँ पे नज़र आएगा। आप सीधे सीधे कहानी में लिख दीजिए कि प्रसाद की कहानियों में भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नज़र आता है। एग्जाम्पल दे दीजिए, कहानी है मधुलिका, उसमें ये नज़र आता है। आपको कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ये जो एग्जाम्पल है वो याद रखना पड़ेगा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किस कहानी में नज़र आता है, मधुलिका कहानी में नज़र आता है, ठीक है। लेकिन जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो विशेषताएँ हैं, आपको वहाँ से स्कंदगुप्त से मिल जाएगा, आपको कामायनी से मिल जाएगा। और जब आप रचना को पढ़ेंगे, इस टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, तो पूरे मस्तिष्क पर बैठ जाता है, वो पूरा नाटक बैठ जाएगा। तो आपको फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अलग से उस टर्म को याद रखें। इसके अलावा प्रसाद की कहानियों में रोमांटिसिज्म दिखता है, स्वतंत्रतावाद जिसको हम कहते हैं। स्वतंत्रतावाद की हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी, उसने कहा था कहानी में, ठीक है। और जब आप कविता का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रसाद जो हैं वो एक स्वतंत्रतावादी रचनाकार हैं, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद एक दौर है हिंदी कविता के इतिहास में। छायावाद के जो रचनाकार हैं उनमें स्वतंत्रतावाद एक मूल तत्व के रूप में आता है। तो जो कामायनी है वो उसी दौर की रचना है, उसमें भी स्वतंत्रतावाद नज़र आता है। इसलिए आपको याद रखने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रसाद स्वतंत्रतावादी रचनाकार हैं, प्रसाद स्वतंत्रतावादी कवि हैं। वो आपको ऐसे ही याद रह जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रसाद की एक प्रमुख रचना कामायनी को हमने पढ़ा था, और कामायनी उसी दौर के रचनाकार है जिस दौर में छायावादी रचनाकार रचना कर रहे थे, ठीक है। तो छायावाद का जो प्लेटोनिक प्रेम है, जो आदर्शवादी प्रेम है, वो प्रसाद में भी दिखता है। वो प्रसाद की रचना में दिखेगा, आपको स्कंदगुप्त में भी दिखेगा। स्कंदगुप्त और देवसेना का जो संबंध है उसमें नज़र आएगा। तो इसलिए अभी इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी याद रह रहा है तो ठीक है, नहीं याद रह रहा है तो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उसके बाद आपको खुद ब खुद याद रहेगा। याद रखने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जो पहली विशेषता है स्वच्छंदतावाद। प्रसाद की कहानियों में स्वच्छंदतावाद का तत्व नज़र आता है, यानी भावना केंद्र में है। जैसे कहा मैंने, जहाँ प्रसाद की कहानियों में जो प्रेम नज़र आएगा, जो व्यक्तिगत प्रेम नज़र आएगा, इंटरपर्सनल रिलेशन जो नज़र आएगा, जैसे स्कंदगुप्त और देवसेना में जो नज़र आता है, वो आदर्शवादी प्रेम है, जिसमें केवल और केवल त्याग का भावना होता है, जरा भी वासना नहीं, केवल त्याग का भाव। इसी को कहते हैं हम छायावाद का प्लेटोनिक प्रेम। और ऐसे कैरेक्टर आपको नज़र आएंगे उन कहानियों में। तो एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा, प्रसाद की कहानियों की विशेषताएं क्या हैं? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आपको नज़र आएगा।
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, देश प्रेम की से भरी रचनाएं। इसके लिए प्रसाद क्या कहते हैं? अतीत की पृष्ठभूमि का सहारा लेते हैं। जैसे स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है जो गुप्त साम्राज्य के दौर में जो व्यक्ति था, एक शासक था स्कंदगुप्त, उसको लेकर बनाया गया है। जो एक ऐतिहासिक नाटक है। उस दौर की अपनी कुछ विशेषताएं थी, उस दौर की अपनी कुछ महानता थी। उस महानता को 1936 में भारतीयों के सामने उजागर करते हुए भारतीयों में वो उस हीन भावना को दूर करना चाहते थे जो अंग्रेज़ों ने ये भर दिया था कि अंग्रेज अविजित हैं। समझ रहे हैं? तो उस इतिहास को आपके सामने प्रकट करते हुए वो ये बताना चाहते हैं कि आप अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। तो ये क्या, वो अतीत की पृष्ठभूमि का सहारा लेना और वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करना, एंड वर्तमान को बेहतर बनाने का प्रयास करना। इसी को हम कहते हैं पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण। जैसे आपने इतिहास में सुना होगा, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का फेमस कथन जो है, वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब ये नहीं था कि वैदिक युग की ओर लौट जाना है। इसका मतलब ये था कि उस दौर में जो हमारी सामाजिक संरचना थी, जहाँ वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर था, ना कि जन्म के आधार पर था, उसको वापस लाया जाए। उस दौर की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको वापस लाया जाए। उस दौर में हमने कई अच्छी चीज़ें की हैं। हम इतिहास में जब नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि एक दौर में भारत का जीडीपी दुनिया के जीडीपी का 20-25% के आसपास था। तो हमको उस दौर में लौटना है। ये है पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण। अपने इतिहास में मौजूद गौरवशील जो परंपरा है उसको याददाश्त में लाते हुए, उसको देखते हुए, उसको सामने रखते हुए भविष्य की चुनौतियों से लड़ा जाए। ये है पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण। तो प्रसाद इसके समर्थक नज़र आते हैं। प्रसाद इतिहास का हवाला देते हैं और बताते हैं कि इतिहास में हम क्या थे, इसलिए इतिहास में हम क्या थे और आगे क्या, अभी क्या हैं। देखिए हम इतिहास में कितने महान थे, आज कैसे हैं, और आज हम ऐसे हैं इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज हैं। तो अंग्रेज़ों से लड़िए, उनको हटाइए और अपनी महानता को पुनर्स्थापित कीजिए। ये उन रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। एक और क्या है, एक है प्रसाद की रचनाओं के जो नारी चरित्र हैं, नारी पात्र हैं, इनकी अपनी विशेषता रही है। प्रसाद की रचनाओं के नारी चरित्र बेहद प्रभावशाली और आकर्षक रहे हैं। जैसे प्रभावशाली और आकर्षक कैसे हैं? ये अपने समर्पण और त्याग से, अपने समर्पण और त्याग से पाठक पर अमिट छाप छोड़ते हैं। जब आप देवसेना को पढ़ेंगे तो देवसेना का जो देवसेना का त्याग है, देवसेना का जो समर्पण है, वो आप पर एक अलग प्रभाव छोड़ेगा। इसी तरह प्रसाद की अन्य रचनाओं में जैसे श्रद्धा है, कामायनी में, उसका एक अलग आकर्षण आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो प्रसाद के नारी पात्र दया, माया, ममता, इन सब से परिपूर्ण नजर आएंगे। एक और विशेषता क्या है? नाटकीयता और आकस्मिकता। प्रसाद की रचनाओं में, प्रसाद की कहानियों में आपको ये भी नज़र आएगा।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रसाद की एक कहानी है आकाशदीप। इसमें आपको द्वंद्व और नाटकीयता नजर आएगी। एक और कहानी है पुरस्कार, इसमें भी आपको नाटकीयता नजर आएगा। इसकी नायिका कौन है? चंपा। इसकी कौन है? मधुलिका। अब चंपा जो है एक व्यक्ति से प्रेम करती है और इसके पिता की हत्या हो जाती है। चंपा जिस आदमी से प्रेम कर रही है उसके साथ मिलकर अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहती है, लेकिन अंत में क्या पता चलता है कि जो नायक है जिससे वो प्रेम करती है वही उसका हत्यारा निकलता है। तो ये जो अचानक से जो आकस्मिकता नज़र आती है ना, कि अचानक से पता चलता है कि हो कुछ और रहा था, अचानक से कहानी पूरा पलट गया, तो उस तरह की रचना, उस तरह का तत्व प्रसाद की रचनाओं में नज़र आता है। तो आकाशदीप में भी ऐसा ही नज़र आता है। अब इसमें मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद कहाँ है? अब इसमें उस नायिका का द्वंद्व देखिए। नायिका कौन है? चंपा। उसका द्वंद्व क्या है कि जिससे वो प्रेम करती है वही उसके पिता का हत्यारा है। अब उसने तय किया है कि जिसने उसके पिता की हत्या की है उसकी वो हत्या करेगा, तो जो उसका प्रेमी है उसकी हत्या करनी है। हत्या जब करने जाती है तो प्रेम हावी हो जाता है। तो ये उसके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा होगा, तो ये मनोवैज्ञानिक यथार्थ का चित्रण प्रसाद की रचनाओं में नज़र आता है। उसी तरह पुरस्कार में क्या है? मधुलिका है, ये भी किसी से प्रेम करती है लेकिन देशभक्त भी है। और आगे चल के इसको पता चलता है कि इसका जो प्रेमी है वही देशद्रोही निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको नाटकीयता नज़र आएगी, आकस्मिकता नज़र आएगी। जैसे फिल्म फना में कुछ ऐसा ही होता है। तब इसके मन पे क्या द्वंद्व चल रहा है कि एक तरफ देश प्रेम है और एक तरफ उसका अपना प्रेम है, तो इस द्वंद्व से वो गुजर रही है। इस द्वंद्व का चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो यहाँ पे आपको मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद नज़र आएगा। ठीक है। तो एक और विशेषता क्या है प्रसाद की कहानियों की? मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। ये इन दोनों कहानियों में नज़र आएगा। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। और कुछ अन्य छोटी छोटी विशेषताएं हैं, जैसे प्रसाद अपनी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। वर्णनात्मक शैली मतलब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए खुद की ओर से वर्णन करना, जहाँ पे रचनाकार अपनी बात खुद कहता है। ऐसा नहीं है कि दो पात्र आपस में बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और कहानी आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं, अभी कोई नहीं बोल रहा है, अभी लेखक बोल रहा है, जो रचनाकार है वो बोल रहा है, उसको हम वर्णनात्मक शैली कहते हैं। एक और शैली वो प्रयोग करते हैं जिसको आत्मकथात्मक शैली कहते हैं, जिसमें रचनाकार अपनी कथा खुद कहता है, यानी मैं शैली में रचना करना। और एक शैली जिसको कहते हैं संलाप शैली, यानी इसको संवाद शैली भी कह सकते हैं, यानी संवाद के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती हो। कहानी आगे बढ़े, दो पात्र आपस में बात कर रहे हैं और कहानी आगे बढ़ रही है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको प्रसाद की कहानी आंधी, इसमें नज़र आएगा। इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं प्रसाद। तो ये हुआ 5-6 अलग अलग प्रसाद की रचनाओं की प्रमुख विशेषताएं। अब महत्व की बात करते हैं। प्रसाद की कहानियों का महत्व क्या है? तो आप देखेंगे पहली बार मानसिक यथार्थ को साहित्य में स्थान मिला है। पहली बार मानसिक यथार्थ को साहित्य में स्थान दिया प्रसाद ने। और आगे चलकर इन्हीं की परंपरा में हमने बात की जैनेंद्र की, जोशी जी की, गे की, इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है। तो ये रहा प्रसाद के पूरी
कहानियों की विशेषताएं, उनकी अपनी कहानी कला। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए हम आगे आज नहीं पढ़ेंगे इसको, हम यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हमको प्रेमचंद को भी पढ़ना था और प्रेमचंद का हिंदी कविता, हिंदी कहानी में क्या योगदान है, वो 2 अलग अलग टॉपिक जो है वो बच गया है। हम इसको प्रयास करेंगे अगले लेक्चर में ख़त्म करने का। थोड़ी की तबीयत ख़राब है तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने बैकग्राउंड जाना पीपी युग का, हमने यथार्थवाद को समझा और हमने फिर समझा प्रसाद की कहानी कला। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम जानेंगे प्रेमचंद के बारे में, पढ़ेंगे प्रेमचंद की कहानी कला और हिंदी कहानी को प्रेमचंद का क्या योगदान था। ये 2 चीज़ें ये इसी लेक्चर का हिस्सा होंगी। और उसके बाद फिर हम टेक्स्ट बुक शुरू करेंगे। कौन सी? प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, जिसको प्रेम मंजूषा के नाम से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका QR कोड स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। धन्यवाद।